तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका समाजशास्त्र का विषय है, इसका जो कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना, यानी कि 4 अप्रैल, जी हाँ बच्चों, 4 अप्रैल 2026 को जो कल आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा सोशियोलॉजी का, तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर सेकंड का वीडियो होने वाला है, यानी कि दूसरे सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। और मैंने सोशियोलॉजी का वन शॉट का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आपका बहुत ज़्यादा हाई डिमांड आ रहा था कि सर वन शॉट का वीडियो लेकर के आइए, वन शॉट का वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली मैंने वन शॉट का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आप सभी जा करके देख सकते हैं। चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने कम्युनिटी टैब में भी उसको अलग से पोस्ट कर दिया है। ठीक है? और आई बटन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है सोशियोलॉजी का, उसके लिए अपने सैंपल पेपर नंबर सेकंड समझते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा, इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएंगे, एकदम सेम टू सेम छप करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि अकाल भी मृत्यु दर में वृद्धि का एक प्रमुख और आवर्ती स्रोत था। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा अकाल का कारण नहीं है बच्चों? तो जो आपका जन्म दर होता है, इसके अंदर जब वृद्धि होता है यानी बर्थ रेट जब इंक्रीज होता है, तो ये अकाल का कारण नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंक्रीज इन बर्थ रेट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, एक दावा दिया है, एक कारण दिया है, दोनों को पढ़ना है आपको और बताना है क्या आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर दावा देखिए क्या कह रहा है कि जनसांख्यिकीय संरचना द्वारा प्रदान किए गए अवसर के कारण जनसंख्या पिरामिड मध्यम आयु समूहों में एक उछाल दिखाता है। ठीक है जी, और कारण कह रहा है बच्चों कि यह माध्यम आयु वर्ग में उच्च जन्म दर के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है लेकिन आर जो है बच्चों ये असत्य है। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि जनजातीय समुदायों की मुख्य धारा के साथ बातचीत आमतौर पर आदिवासियों के लिए प्रतिकूल रही है। ठीक है जी, आज कई आदिवासी पहचान गैर आदिवासी शब्द की जबरदस्त ताकत के लिए विचारों पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोध और विरोध हमें देखने को मिला है बच्चों। ठीक है, तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक अभिकथन और कारण दे दिया है तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि जनजातियां प्राचीन समाज है जो सभ्यता से दूषित नहीं है। ठीक है जी, जो जनजातियां होती है ना बच्चों, ये प्राचीन समाज होती है, यानी कि ट्राइब्स जो होते हैं ये एंशियंट सोसाइटीज होती हैं जो आपका सभ्यता से दूषित नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर कारण देखिए क्या कह रहा है कि जनजातियों को वास्तव में पहले से मौजूद राज्यों और आदिवासियों जैसे गैर राज्य समूहों के बीच शोषणकारी और उपनिवेशवादी संपर्क से उत्पन्न होने वाली माध्यमिक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए असत्य है और आर जो है बच्चों ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्वशाली जातियों को प्रमुख बनाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द डोमिनेट कास्ट डोमिनेट करके। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए चार बातें दे रखी हैं। सबसे पहला है छोटी आबादी, दूसरा है जमीन के अधिकार, तीसरा है मध्य जाति और चौथा है क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाता हूँ।
जैसे दो व्यक्ति है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है। ए का जो कास्ट है वो पंडित है मान लेते हैं हम लोग, यानी ब्राह्मण है ये, और बी जो है यहाँ पर कोई एक्स कास्ट मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक्स कास्ट है ये। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों कास्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन से कास्ट को क्या चीजें प्रभुत्वशाली बनाता है, ठीक है। तो अगर जमीन के ऊपर ज्यादा अधिकार है जिस भी कास्ट के व्यक्ति का, चाहे मान लीजिए पंडित जो कास्ट है यानी कि जो ब्राह्मण वाली जो कास्ट है, इनका जमीन के ऊपर ज्यादा अधिकार है, तो ये इनको और ज्यादा प्रभुत्वशाली यानी कि ताकतवर बनाएंगे, ठीक है बच्चों। मध्य जाति के अंदर या मध्यम जाति में आना ये भी बनाता है बच्चों, और क्षेत्रीय राजनीति में अगर निर्णायक भूमिका है तो ये भी इनको एक प्रभुत्वशाली जाति बनाएगा, इस तरह से करके, है ना। लेकिन अगर छोटी आबादी है, इनकी आबादी ही कम है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज इनको प्रभुत्वशाली जातियों के अंदर नहीं लाएगा। तो इस हिसाब से ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आपका जो यहाँ पर सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डैश परिवार को अक्सर भारत के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है। डैश फैमिली इज ऑफ्टन सीन एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका विस्तारित परिवार है, ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो जो आपका एक्सटेंडेड फैमिली होता है उसको भारत के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डैश फैमिली इज ऑफ्टन सीन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। तो एक्सटेंडेड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जिस व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी से मना कर दिया जाता है उसे बताया जा सकता है कि वह दूसरों की तुलना में कम योग्य था और चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया गया था। यह एक उदाहरण है। तो यह एक भेदभाव का उदाहरण है बच्चों। देखिए जो ओरिजिनल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो स्टार्टिंग की लाइन में ही पूछ लिया गया है आपसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा गया है ना ये लाइन, यही आपका मेन क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी से मना कर दिया जाता है तो यह एक भेदभाव का उदाहरण है, डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ पर्सन हु इज रिफ्यूज अ जॉब बिकॉज ऑफ हिज कास्ट मे बी टोल्ड दैट ही वाज लेस क्वालिफाइड देन अदर्स एंड दैट द सिलेक्शन वाज मेड पर्सनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति महंगी उच्च शिक्षा का खर्च वहन कर सकता है। जाहिर सी बात है भैया, एक संपन्न परिवार का जो व्यक्ति होगा, जैसे अंबानी जी हो गए, तो उनके जो बेटे होंगे वो अच्छा खासा यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। प्रभावशाली रिश्तेदारों और दोस्तों वाला कोई व्यक्ति अच्छी सलाह, सिफारिशों या सूचनाओं तक पहुंच के माध्यम से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने का प्रबंधन कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का अच्छा कॉन्टैक्ट है, अच्छा यहाँ पर नेटवर्क है, तो वो अच्छा से अच्छा जॉब पा सकता है। जिसका किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं होता है, कम लोगों को जानते हैं, तो वो जल्दी जॉब वगैरह नहीं ले पाते हैं। प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बातें बोली गई है। अब क्वेश्चन बनता है आपका कि दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा बच्चों। तो दिए गए संदर्भ में अगर यहाँ पर सत्य की बात करें तो जो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो बोला गया है ना कि पूंजी के कई रूप है, ये बात बिल्कुल सही की है। और अगला जो आपका यहाँ पर है कि पूंजी के विभिन्न रूपों को दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ गलत है बच्चों आपका। और यहाँ पर जो थर्ड में बोला गया है कि पूंजी अधिव्यापन के रूप है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बच्चों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए इस तरह से दे दिया है क्वेश्चन। बेसिकली पहले आपको ये थोड़ी सी कुछ लाइनें दे दी हैं, इनको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये लाइनें दी गई हैं कि ऐतिहासिक रूप से राज्यों ने राष्ट्र निर्माण रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने आत्मसात या एकीकरण की नीतियों के माध्यम से अपने नागरिकों की
वफादारी और आज्ञाकारिता को सुरक्षित करने की मांग की है। ठीक है जी। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान नहीं था, विशेष रूप से सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में, जहां नागरिक अपने देश के साथ अपनी पहचान के अलावा अपने समुदाय के साथ पहचान की एक मजबूत भावना भी महसूस कर सकते हैं, जातीय, धार्मिक, भाषाई आदि। तो इस तरह से ये कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो राष्ट्र निर्माण रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया था। तो दो राष्ट्र निर्माण रणनीतियों का जो इस्तेमाल किया गया था बच्चों, वो आपका किया गया था आत्मसात और एकीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने में चुनौती है। द चैलेंज इज इन रीइन्विगोरेटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू द प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, यानी कि बहुलवाद, संस्थागत आवास, लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष का समाधान करना। तो उपरोक्त सभी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, 11वां क्वेश्चन, कि जबकि कुछ गांव विस्तार की प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन है, बसे हुए क्षेत्र को छोड़कर कई अन्य की भूमि का उपयोग शहरी विकास के लिए किया जाता है। डैश शहरों की वृद्धि आसपास के गांवों पर तीसरे प्रकार के शहरी प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका महानगर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, कि महानगर वाले जो शहर होते हैं इनकी वृद्धि जो होती है वो आसपास के गांवों पर तीसरे प्रकार के शहरी प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मेट्रोपोलिस जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 20वीं शताब्दी में डैश आंदोलन के विकास के साथ कई भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्दों और वाक्यांशों को छोड़ने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर आपका ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के विकास के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्दों और वाक्यांशों को छोड़ने का प्रयास किया गया बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एंटी ब्राह्मण जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अनुबंध कृषि का परिणाम नहीं है। तो अगर बात करें अनुबंध कृषि की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, देखिए कई सारे बच्चों को यहाँ पर हिंदी में समझ में नहीं आता होगा कई सारा क्वेश्चन, तो मैं पहले से बोलता हुआ आया हूँ और अभी भी बोल देता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में जो आपका क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसके अंदर पर्यायवाची शब्द दे देता है जिसके अंदर आप समझ नहीं सकते, एक ही शब्द को बदल देता है। जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी को बदल करके नीर कर देगा, है कि नहीं। अब आप सोचेंगे अरे ये नीर क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में पानी को क्या बोल देंगे, वाटर बोल देंगे, इसको वाटर को क्या बदलेगा। तो इस तरह से रहता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपको हिंदी में टफ लगे तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ा कीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं साथ ही साथ आपको दिखा देता हूँ, तो 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अनुबंध कृषि का परिणाम नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करके किया जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका परिणाम, इसका रिजल्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो क्या है, यह पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है, यानी कि इट इज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, ये इसका परिणाम नहीं है बच्चों। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और इट इज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, ये अभिकथन और कारण वाला है बच्चों। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी के जाति समूहों के सदस्यों को गांव के जमींदार को प्रति वर्ष निश्चित दिनों के लिए श्रम देना पड़ता था। ठीक है जी, और कारण कह रहा है कि संसाधनों की कमी और आर्थिक और सामाजिक समर्थन के लिए जमींदार जाति पर निर्भरता का मतलब था कि कई कामकाजी गरीब वंशानुगत श्रम संबंधों में जमींदारों से बंधे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि महिलाएं भी कृषि श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे श्रम शक्ति का विकास हुआ है। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि वुमेन्स आर ऑल्सो इमर्जिंग एज द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए वाला,
कि कृषि का महिलाकरण हमें देखने को मिल रहा है बच्चों। क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाएं भी पहले तो उनको घरों में रखा जाता था कि चलो भैया तुम घर में रहो, चूल्हा चौका करो, इस तरह से करके, है ना। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि महिलाएं भी कृषि श्रम का, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जो वहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, उस तरह के श्रम का मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही है। अब महिलाओं को भी खेती बाड़ी करने दिया जा रहा है। उनको ज़्यादातर कह लीजिए कि महिलाएं ही आजकल हमें देखने को मिल रही है कि जो फार्मिंग में अपना बेस्ट से बेस्ट योगदान निभा रही हैं। तो ये चीज़ जो होता है बच्चों, इसको बोला जाता है कृषि का महिलाकरण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक और चीज़ बता देता हूँ, जो सीबीएसई के द्वारा पेपर दिया गया है ना, ठीक है, उसके अंदर टोटल 35 क्वेश्चंस बोले गए हैं। जैसे कि मैंने आपको सामान्य निर्देश में बताया कि 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर। लेकिन इस सैंपल पेपर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, यानी 35 क्वेश्चन बोला गया है तो 37 to 38 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ यहाँ पर। अब हम लोग आ गए हैं 16वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि 1997-98 से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं की संख्या को कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक और कृषि नीतियों में बदलाव के कारण हुए कृषि संकट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल कृषि संकट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कृषि संकट का कारण नहीं है बच्चों। ठीक है, कृषि संकट मतलब खेती गृहस्थी से संबंधित होगा यहाँ पर आपका। तो परिवर्तित फसलों का स्वरूप ये तो बिल्कुल संबंधित है। अगला जोत के स्वरूप में बदलाव होना ये भी संबंधित है। इसके अगला है शहर में भारी प्रवास, ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और नकदी फसलों में स्थानांतरण ये आपका होगा। जो शहरों में भारी प्रवास हो रहा है, लोग जो है गांव से शहर में जा रहे हैं बच्चों, तो ये खेती गृहस्थी से संबंधित नहीं है, ये आपका माइग्रेशन से रिलेटेड हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खेती से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैसिव माइग्रेशन टू सिटीज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर या 4 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि आउटसोर्सिंग में डैश देशों द्वारा डैश देशों को कार्य आवंटित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर तो होगा आपका कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को कार्य आवंटित किया जाता है। ठीक है, इसको ना एक एग्जाम्पल की सहायता से आप समझिए। ठीक है, तो बहुत बेहतर से आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए बच्चों कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अमेरिका का नागरिक है और अच्छा खासा पैसा है इसके पास, अपनी एक कंपनी भी है। ठीक है, XYZ कुछ भी कंपनी हो सकता है इसका, और अपनी कंपनी के लिए ये एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश करना चाहता है जहाँ पर कोई भी कस्टमर इनकी कंपनी के बारे में जानना चाहे तो इनके कॉल सेंटर के अंदर कॉल करे और जो है सो की जानकारी ले सके। ठीक है, अब कॉल सेंटर के अंदर इनको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे क्योंकि एक व्यक्ति से तो कॉल सेंटर चलेगा नहीं, कई सारे एम्प्लॉयज़ यानी कई सारे यहाँ पर वर्क फोर्स रखना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा जो इनका कॉल सेंटर संभाले। ठीक है, अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अमेरिका में ही लोगों को हायर करे और अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर ले, या फिर दूसरे देशों में, जैसे हम अपने प्यारे भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर अपना कॉल सेंटर सेटअप करे। अब आप बोलेंगे सर जी अमेरिका का व्यक्ति है, पैसे वाली पार्टी है, तो अमेरिका में ही कॉल सेंटर अपना इस्टेब्लिश कर लेगा, उसका कंपनी तो अमेरिका का है ना, वो इंडिया में क्यों आएगा? तो यहीं पर आउटसोर्सिंग काम में आता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए अमेरिका में अगर वो किसी व्यक्ति को रखता है अपने ऑफिस के अंदर तो उसे पर आवर के हिसाब से यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा। वहाँ पर रूल होता है बच्चों कि पर आवर यानी हर एक घंटे का आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉलर्स के अंदर आपको पैसा पे करना है। ये डॉलर देख रहे हैं आप, इस डॉलर्स के अंदर आपको पैसा पे करने की जरूरत पड़ेगी अमेरिका के अंदर। ठीक है, क्योंकि डॉलर महंगा है। ठीक है, और वहीं अगर वो इंडिया में अपना यहाँ पर कॉल सेंटर स्टैब्लिश करता है अपने ऑफिस का, इस तरह से अपनी कंपनी का, तो उसे INR में यानी भारतीय करेंसी में पैसा देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सस्ता पड़ेगा और ये महंगा पड़ेगा। यहाँ पर जो भी चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जाम्पल के लिए, कोई भी असली चित्र नहीं है बच्चों। ठीक है, तो उसे अगर इंडिया में इस्टेब्लिश करता है वो अपना कंपनी कॉल सेंटर वगैरह, तो सस्ता पड़ेगा उसके लिए। अब आप बोलेंगे सर जी इंडिया में सस्ता कैसे पड़ेगा? इंडिया में भी तो उसे हज़ारों हज़ार रुपए उसको अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा, और अमेरिका में तो और कम पड़ेगा क्योंकि उसे डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझिए बच्चों। देखिए
$1 अगर मैं लेकर के आता हूँ अमेरिका का, तो उसके बदले मुझे भारतीय रुपयों में ₹83.59 मिलेंगे। ये आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेंज होता रहता है। सोचिए, $1 के बदले मुझे कितना मिलेगा? 83 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर $100 भी वो एक एम्प्लॉय को यहाँ पर पे करता है, तो लगभग ₹8,300 हो गए, ठीक है। और $200 पे कर देगा तो आराम से उसकी कंपनी में कोई भी व्यक्ति जॉब करने लग जाएगा। 8 दूनी 16,000, 16-17 हज़ार रुपये अगर एक कॉल सेंटर वाले बंदे को दे देगा, तो आराम से जॉब करने लग जाएगा, है कि नहीं? और वहीं पर मान लीजिए अमेरिका का अगर किसी व्यक्ति को उसने जॉब दिया और उसे महीने का $200 दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कम लगेगा उसे, ठीक है। महीने का $200 बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर हर घंटे के हिसाब से पैसा पे करना पड़ता है। तो उसे महीने का नहीं तो कम से कम मान लीजिए कि $2,000 के आसपास देना पड़ेगा उसे, 1.5 से $2,000। तो सोचिए, कहाँ इंडिया में अगर वो अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करता है, तो उसे महीने का $200 या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग $500 ले लेते हैं। इतना में तो भैया आराम से कोई काम करेगा इनकी कंपनी के अंदर, ठीक है। और अमेरिका में अगर वो अपना कंपनी खोलते हैं, लेबर्स को लाते हैं ऑफिस के अंदर, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको $2,000 देना पड़ेगा। तो कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। $2,000 कहाँ आपका लाखों में बात चली गई, और $200-500 सिर्फ आपका 40-50 हज़ार रुपये में यहाँ पर काम हो जा रहा है। और इंडिया में और ज़्यादा स्किल्ड जो है सो कि एम्प्लॉयज़ उसको देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, वो जो अपना ऑफिस खोलेगा बच्चों, वो इंडिया के अंदर खोलेगा, ठीक है। इसे ही आउटसोर्सिंग कहा जाता है, जिसके अंदर जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, वहाँ के जो ऑफिस होते हैं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह, वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर खोले जाते हैं। आप देखेंगे कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा फेमस कंपनियां हैं, एप्पल और आपका इसी तरह से व्हाट्सएप हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस कंपनियां हैं। अगर उनके कस्टमर केयर पे आप कॉल लगाएंगे ना, तो इंडिया में ही कोई व्यक्ति उठाएगा और बोलेगा, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं एप्पल से बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा अमेरिका में कॉल लग गया है, लेकिन लगा इंडिया में ही है, क्योंकि उन्होंने अपना कॉल सेंटर वगैरह इंडिया में ही स्टैब्लिश कर रखा है, क्योंकि उनके लिए सस्ता पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आउटसोर्सिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इस तरह से रहेगा कि इन आउटसोर्सिंग द वर्क इज अलॉटेड टू डेवलप कंट्रीज बाय डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है, डेवलप कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर वर्क अलॉट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या है, अभिकथन और कारण वाला है। बेसिकली अभिकथन कह रहा है कि पहले आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को कुशल ड्राफ्ट जो सो कि मैन होना पड़ता था, अब कंप्यूटर उनके लिए बहुत काम करता है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि मशीन का उपयोग श्रमिकों को कुशल बनाता है, यानी कि स्किलफुल बनाता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही बात बिल्कुल सही कही जा रही है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये और इंपॉर्टेंट है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम और आपका मेक इन इंडिया ऐसे कार्यक्रम जो डैश को साकार करने में मदद करेंगे। तो ये आपका जो ये स्कीम्स है बच्चों, ये जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने में मदद करेंगे बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 20वां प्रश्न क्या है, इसमें भी अभिकथन और कारण दे दिया है कि अभिकथन कह रहा है कि मॉडर्न फूड्स में 604 श्रमिकों को पहले 5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है जी। और यहाँ पर कारण कह रहा है कि यह कार्य में शालीनता के कारण था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सत्य है, लेकिन आर जो है ये असत्य है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, इसके भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सेक्शन बी में यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पेपर का 21वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कि 1911 से 21 के दशक में भारत की विकास दर ने एक विविध स्वरूप का प्रदर्शन किया, 2 कारण बताइए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द डेकेड ऑफ 1911 to 21 एग्जिबिटेड अ वेराइड पैटर्न, गिव 2 रीजंस, ठीक है। तो इस दौरान हमें 1911 से लेकर के 21 के बीच में विकास की नकारात्मक दर
0.034% देखने को मिली थी, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था बच्चों। और यह 1918 से 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण हुआ था। उस टाइम पे ना इन्फ्लुएंजा महामारी बहुत ज़्यादा फैल गया था बच्चों, जिस कारण से भारत के अंदर हमें नेगेटिव में ग्रोथ रेट देखने को मिला था 1911 से 21 के अंदर। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 22वां प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों द्वारा सामाजिक संस्थानों में लाए गए सभी परिवर्तन जानबूझकर नहीं किए गए थे, कथन को सही ठहराने के लिए उदाहरण दीजिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि नॉट ऑल चेंजेस ब्राउट अबाउट द ब्रिटिश इन सोशल इंस्टीट्यूशन वेयर जो कि डिलिबरेट, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट या द स्टेटमेंट। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलता पूर्वक शासन करने के तरीके सीखने के प्रयास में जाति की जटिलता को समझने की कोशिश करके शुरुआत की और इनमें से कुछ प्रयासों ने पूरे देश में विभिन्न जनजातियों और जातियों के रीति रिवाजों और तौर तरीकों पर बहुत ही व्यवस्थित और गहन सर्वेक्षण और रिपोर्ट का रूप ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से रिपोर्ट वगैरह को देखा और आगे देखिए बता रखा है कि इस प्रयास का जाति की सामाजिक धारणा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सैकड़ों याचिकाओं को जनगणना आयुक्त को विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया गया और जो सामाजिक पैटर्न में उच्च स्थान का दावा करते थे और अपने दावों के लिए ऐतिहासिक और शास्त्र संबंधी साक्ष्य पेश करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। देखिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि पूरे साल भर आपने ये पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा। जितना मेरा नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने का प्रयास करूंगा और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दिखाने का और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, बिल्कुल डीप लेवल तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी और भारतीय दोनों काल्पनिक लेखन में हम अक्सर आलसी या चालाक के रूप में वर्गीकृत लोगों के एक पूरे समूह का सामना करते हैं। इस तरह के वर्गीकरण में क्या समस्याएं आती हैं? तो ऐसा सामान्य कथन प्रत्येक समूह के व्यक्तियों के लिए सत्य होता है बच्चों, और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह हर समय सत्य नहीं है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर आलसी और मेहनती दोनों हो सकता है। एक ही व्यक्ति बच्चों अलग अलग समय पर अगर बात करें तो आलसी भी हो सकता है और मेहनती भी हो सकता है। जब उसे मोटिवेट कर दीजिए मेहनती, जब उसे मोटिवेट ना कीजिए तो वो आलसी हो सकता है कि नहीं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा एक चॉइस दे दिया है आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या है हमारे यहाँ पर, इस तरह से आपको एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, कई बच्चे तो ये क्वेश्चन ही देख के डर जाएंगे, वो बोलेंगे अरे सर जी का दे दिया सर जी, तो हम पगला जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लेकिन बच्चों डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। अगर मान लीजिए आपका जो पेपर आएगा 1 अप्रैल 2024 को, उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये आसान ही होते हैं। ठीक है, बस बच्चों को डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसको समझिए बच्चों। देखिए विश्व के सभी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को पूर्वाग्रह, कम अपेक्षाएं और यहाँ तक कि भय सहित व्यवहार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, विकलांग व्यक्तियों के जीवन के सभी पहलुओं पर अक्षमता के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता, गैर शोषणकारी कार्यों में भाग लेने के लिए जहां और किसके साथ रहने के लिए, शादी करने और परिवार शुरू करने और समुदाय के भीतर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए प्रभाव पड़ता है। ऐसे किन्हीं 2 तरीकों का सुझाव दीजिए जिनके द्वारा निसंतानजनों की दशाओं को सुधारने के लिए अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है कि ऐसे किन्हीं 2 तरीकों का सुझाव दीजिए जिनके द्वारा जैसे कि जनों जो होते हैं या इनकी जो दशाएं होती हैं इनको सुधारने के लिए अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इनके लिए हम लोग यहाँ पर अधिक से अधिक जागरूकताएं और इसलिए समावेश कर सकते हैं। साथ ही साथ विकलांग जो होते हैं लोगों को समर्थन देने और उन्हें शामिल करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा हम लोग यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या है कि हर इंसान को इस दुनिया में काम करने के लिए स्थिर पहचान की भावना की जरूरत होती है, जैसे
प्रश्न में यहाँ पर आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, दूसरे मुझे कैसे समझते हैं और बूझते हैं, मेरे पास क्या लक्ष्य और आकांक्षाएं होनी चाहिए, बचपन से ही हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं। इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, ठीक है? तो अगर इन सवालों के जवाब की बात करें तो इस तरह से दिया जाएगा कि जिस तरह से हमारा सामाजिकरण किया जाता है, उसके कारण हम इनमें से कई सवालों के जवाब देने में सक्षम होते हैं। जैसे सामाजिकरण प्रक्रिया में हमारे माता-पिता, परिवार, रिश्तेदार, समूह और हमारे समुदाय जैसे महत्वपूर्ण अन्य लोगों के खिलाफ निरंतर संवाद, बातचीत और यहाँ तक कि संघर्ष भी शामिल होता है। हमारा समुदाय हमें वहाँ भाषा, हमारी जो मातृभाषा होती है, हमारी सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम दुनिया को समझते हैं और यह हमारी आत्म पहचान को भी बाँधता है बच्चों। जैसे देख लीजिए आप एक किसी और रिलीजन के यहाँ पे पैदा हुए हैं, एक किसी और रिलीजन के यहाँ पे पैदा हुए हैं। बचपन में हमें नहीं पता होता कि हम किस धर्म से संबंध रखते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं वैसे-वैसे हम देखते हैं कि हमारी मम्मी, हमारे पिताजी किस तरह के धार्मिक प्रैक्टिसेज़ कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या वो अमीर है या गरीब है? क्या वो पढ़े-लिखे हैं या अनपढ़ है? धीरे-धीरे हमें यहाँ पर पहचान मिलती है, ठीक है? तो उस हिसाब से ही हम जान पाते हैं कि हमारा कौन-सा धर्म है भैया, ठीक है? हम यहाँ पर किस जाति से संबंध रखते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें ये भी नहीं पता होता कौन-सी जाति है हमारी, है कि नहीं? उसके बाद हमें पता चलता है कि हम अमीर है या गरीब है, ये चीज़ें भी हमें पता चलती है। हम किस देश से संबंध रखते हैं, हमारा देश कौन-सा है, तो ये धीरे-धीरे हमें यहाँ पर समझ में आता है बच्चों। इसी संबंध में यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है? चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी के अंदर एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब किसी राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन की बात आती है, तो राज्य वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, कैसे? तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए इसका इंग्लिश मीडियम पहले आप देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द स्टेट इज़ नीडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन अ नेशन हाउ, ठीक है? जैसे आपको पता होगा भारत जो है विविधताओं वाला देश है, विविधताओं में एकता वाला। अगर देखा जाए तो कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा विविधता से भरा हुआ है, डाइवर्स है हमारा कंट्री, ठीक है? तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन बन गया है आपका कि जब किसी राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात आती है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो राज्य जो होता है, राज्य मतलब देश की बात हो रही है, जो देश होता है वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, वो आपको बताना है कैसे। तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि विविध समूहों के सांस्कृतिक बहिष्कार को समाप्त करने के प्रयासों की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ राज्य को बहुविधि और पूरक पहचान बनाने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह की उत्तरदायी नीतियाँ विविधता में एकता की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं बच्चों, ठीक है? जैसे हम भावना होता है ना इस तरह का, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 26वां क्वेश्चन। 26वें का भी ए में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस तरह से पैराग्राफ दे दिया है, इसको रीड करना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आपको सही उत्तर देना है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। इस तरह से पैराग्राफ दे रखा है, आपको अनुच्छेद दे रखा है कि शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। तो भैया बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं, एजुकेटेड होना चाहते हैं, तो भैया आप साक्षर हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लिटरेसी हो आपके अंदर, इस तरह से, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और साक्षरता जो होता है वो शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर आप साक्षर होंगे तो भैया आप शक्तिशाली तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, क्योंकि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि भैया दुनिया के जितने भी हथियार है उन सभी हथियारों में से एक ऐसा चीज होता है जिसमें सबसे ज्यादा पावर होता है, वो होता है भैया कलम का हथियार, ठीक है? तो इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है, क्योंकि भैया ये वही आदमी चला सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है दिमाग से और साक्षरता से, ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए आगे देखिए, बता रखा है जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी आजीविका के विकल्पों के बारे में उसमें उतनी ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शिक्षा के ऊपर, साक्षरता के ऊपर ये पूरा का पूरा अनुच्छेद यानी कि पैसेज दे रखा है।
वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षित होने के लिए क्या होना जरूरी है। तो भैया अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है। आप एक अमीर आदमी हो, एक संपन्न आदमी हो, एक साक्षर आदमी हो या फिर एक शक्तिशाली आदमी हो। तो अगर भैया शिक्षित होना है तो यहाँ पर जो साक्षर होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस हिसाब से जो ग वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि साक्षरता क्या है। साक्षरता क्या है? पढ़ने और लिखने की क्षमता होना, एक वस्तु है साक्षर, ठीक है, ये साक्षरता, या फिर बोलने और लिखने की क्षमता होना, मनोरंजन का साधन होना। तो यहाँ पर भैया साक्षरता का मतलब है पढ़ने और लिखने की क्षमता होना। ठीक है, अगर एक बंदा जो है साक्षर है, पढ़ा लिखा है, तो भैया वो कोई भी चीज यहाँ पर पढ़ सकता है इस तरह से और यहाँ पर लिख सकता है चीजों को, है ना। तो वो बंदा साक्षर माना जाएगा, इस तरह से पढ़ा लिखा माना जाएगा बेसिक, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी यानी पढ़ी लिखी होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उसमें उतनी ही अच्छी या कह लीजिए अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग किस पर आधारित अर्थव्यवस्था में उतनी ही अधिक भाग ले सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस पर ज्यादा से ज्यादा वो भाग ले सकेंगे। अगर किसी देश की जनसंख्या जो है ज्यादातर पढ़ी लिखी है तो भैया ज्ञान आधारित जो चीजें होती हैं उसके अंदर जो है वो जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या ज्यादातर भाग ले सकेगी जहां की जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी। ठीक है, तो जो आपका घ वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में काफी सुधार आया, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, एवं हमारी जनसंख्या का कितना हिस्सा अब साक्षर है यानी कि पढ़ा लिखा है। तो भैया हमारी जो जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो पढ़ा लिखा है। ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर 26वें का ए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर आप पैराग्राफ देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया क्वेश्चन वही इंग्लिश में रहेगा, बस मीडियम चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, व्हाट इज नेसेसरी टू बी एजुकेटेड, तो वो है भैया लिटरेट होना, यहाँ पर साक्षर होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज लिटरेसी करके, तो हैविंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, तो अगर आपके पास एबिलिटी है रीड और राइट करने का तो भैया आप एक लिटरेट पर्सन माने जाएंगे, है ना, इस तरह से पढ़े लिखे आदमी माने जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है और करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉलेज बेस्ड, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटरेसी लेवल हैव improved a lot after independence and what part of our population is now literate करके, यानी हमारा आबादी जो है देश की उसमें कितना प्रतिशत भाग जो है पढ़ा लिखा है, तो 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है अब पढ़ी लिखी आबादी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि दी गई सारणी के आधार पर निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर आपको एक सारणी इस तरह से दे दिया है, इसको आपको समझना है और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। तो बेसिकली यहाँ पर भारत में साक्षरता की दर को बताया गया है, साल दर साल किस तरह से बढ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ष बताया गया है, व्यक्ति बताए गए हैं, पुरुष है, स्त्रियां हैं, है ना। साक्षरता दर में स्त्री पुरुष के बीच का अंतर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1951 से शुरू हुआ है और आपका यहाँ पर जो आया है वो 2011 तक आया है। ठीक है, स्रोत जो है ये जो ये सारणी लिया गया है बेसिकली ये आपका भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके आधार पर ये लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 में जो हमारे यहाँ पर व्यक्ति थे वो 18.3% थे। ठीक है, भारत में साक्षरता की दर की बात करें तो, और उसमें जो इतने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग थे इसमें पुरुष जो थे वो 27.2% पढ़े लिखे थे और जो महिलाएं पढ़े लिखी थी वो थी हमारे यहाँ पर 8.9%। ठीक है, और यहाँ पर टोटल अगर कंबाइन करें तो दोनों को मिला करके यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए साक्षरता दर में स्त्री पुरुष के बीच में अंतर जो आता है वो आता है 18.3% का। ठीक है, इस तरह से ये बताया गया है इस सारणी के अंदर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सारणी में क्या दर्शाया गया है। तो सारणी में भैया भारत में साक्षरता की जो दर है, लिटरेसी जो रेट है उसको दिखाया गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ख वाला विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये मिसटाइप है थोड़ा। चलिए
आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि 1981 में साक्षरता दर में स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कितना था। तो अगर हम लोग 1981 की तरफ चले तो यहाँ पर आप देखेंगे 1981 की बात कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग अंतर की बात करें तो 26.6 था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26.6% या 26.6 आप कह सकते हैं, है ना। चलिए क वाला विकल्प सही हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 की अवधि में कितनी वृद्धि हुई। तो 14.9 की यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि पुरुषों की साक्षरता दर में 1951 से 2001 की अवधि में कितनी वृद्धि हुई है। तो 53.7, ठीक है, 53.7% की कह लीजिए इस तरह से वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको इस तरह से टेबल दे दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देना है। अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, वही इंग्लिश में, यहाँ पर मीडियम चेंज है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, रिश्ता वही सोच नहीं, है ना। चलिए सीरियल वगैरह का असर पड़ रहा है, मेरे घर में भी सीरियल बहुत देखा जा रहा है। खैर यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, यहाँ पर आप व्हाट इज शोन इन द टेबल करके, तो लिटरेसी रेट यहाँ पर इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। और आगे चले तो यहाँ पर इस तरह से व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन लिटरेसी रेट 1981, तो हमारा है 26.6 करके, ऑप्शन नंबर ए। इस हिसाब से क्वेश्चन है, आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। 27वें के ए में भी हमारा यहाँ पर अनुच्छेद दे दिया है, पैराग्राफ दे दिया है, इसको रीड करना है, इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है, ये जो अनुच्छेद है, ये आपका इस तरह से दिया गया है कि धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से जाति की अधिक्रमित व्यवस्था शुद्धता, सूचिता और अशुद्धता असूचिता के बीच अंतर पर आधारित होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो आपका अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, ये धार्मिक कर्मकांडीय यानी धर्म के, जाति के आधार पर दिया गया है। बाकी वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह जातियां जिन्हें कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है उनका स्थान कैसा होता है। तो उनका स्थान जो होता है वो ऊंचा होता है। ठीक है, ख वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि इतिहासकारों के अनुसार किन लोगों को निम्न जाति की स्थिति मिली है। तो अगर इतिहासकारों की बात करें, हिस्टोरियंस की बात करें, तो उनके अनुसार उन लोगों को निम्न जाति की स्थिति मिली है जो लोग युद्धों में पराजित थे। ठीक है, यानी युद्ध में, वॉर वगैरह में हार गए थे। तो इस हिसाब से जो हमारा सी वाला यानी ग वाला विकल्प है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ ही रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं इस वीडियो को तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भौतिक शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो भौतिक शक्ति का मतलब होता है आर्थिक या सैनिक शक्ति। ठीक है, या तो आप इकोनॉमिकली या फिर आर्मी के थ्रू जो है पावरफुल हो जाए, यही होता है हमारा भौतिक शक्ति। ठीक है, क वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, जो अतीत के बारे में लिखता है और उसका अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं भैया। तो उसे इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस कहते हैं। घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27वें का ये जो ए था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ पूरा का पूरा, और इसके बेसिस पे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके सही उत्तर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे उनका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो पैसेज है, ये जो आपका अनुच्छेद कह लीजिए या पैराग्राफ कह लीजिए, वो क्या दे रखा है कि प्राचीन काल की तुलना में हम
अपने हाल के इतिहास में जाति के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। यदि यह माना जाए कि आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ तो 1947 में प्राप्त भारतीय स्वतंत्रता को औपनिवेशिक काल मोटे तौर पर 1800 से लेकर के 1947 तक के लगभग 150 वर्ष और स्वतंत्रता अथवा औपनिवेशिक शासन के बाद के काल 1947 से आज तक के 7 दशक के बीच स्वाभाविक विभाजन रेखा मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है और बताया गया है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तनों द्वारा मजबूती से आकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कह लीजिए या अनुच्छेद कह लीजिए दिया गया है। अब इसके बेसिस पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जाति कैसी संस्था है। तो जो जाति होता है बच्चों वो सामाजिक संस्था होता है, ठीक है। ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि 1800 से लेकर के 1947 तक के काल को क्या नाम दिया गया है। तो इसे औपनिवेशिक काल नाम दिया गया है, जब हम लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे भैया? अंग्रेज लोगों के गुलाम थे, है ना। औपनिवेशिक यानी कि औपनिवेशिक को थोड़ा तोड़ के समझिए। औपनिवेशिक किसी के उपनिवेश होना, है ना, किसी के नीचे होना। तो हम किसके नीचे थे, किसके गुलाम थे भैया? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ठीक है। तो जो घ वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आधुनिक इतिहास कब प्रारंभ हुआ। तो 19वीं शताब्दी में आधुनिक इतिहास प्रारंभ हुआ। ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्राचीन का क्या अर्थ है। तो प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। तो बहुत आसान है भैया, ठीक है। चलिए, यही आपका जो पैराग्राफ है इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या है भैया, निम्न का अर्थ बताना है। 28वें के में यहाँ पर आपको 4 इस तरह से वर्ड दे दिया है, इसका आपको अर्थ बताना है। पहला है पूर्वाग्रह, दूसरा है रूढ़ धारणाएं, तीसरा है आपका भेदभाव और चौथा है अनादर। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर पहले का अर्थ ये होगा पूर्वाग्रह की, इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना देखे, बिना समझे, बिना तोले उसके बारे में सही गलत या कोई भी धारणा कायम कर लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। हम किसी आदमी को, किसी बंदे को देखते नहीं है और उसके बारे में पहले से ही हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये बंदा ऐसा होगा, भाई ये तो खराब है यार, ये तो बहुत अच्छा बंदा है। इस तरह से हम जो एक माइंडसेट बना लेते हैं ना, उसको बोला जाता है पूर्वाग्रह, ठीक है। अगला है रूढ़ धारणाएं। किसी सामाजिक समूह जैसे किसी धार्मिक या धर्म या जाति कह लीजिए के बारे में आम जनता के मन में पारस्परिक रूप से घर कर गई धारणा को रूढ़ धारणाएं कहते हैं। कोई भी सामाजिक समूह ले लीजिए, किसी धर्म को ले लीजिए, किसी जाति को ले लीजिए, ठीक है, इसको लेकर के जो आम जनता के मन में एक जो धारणा बैठ जाती है ना, वो हमारा यहाँ पर रूढ़ धारणा कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर, मैं आपको वैसे एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप देखेंगे ना कि कुछ स्पेसिफिक धर्म के ठेकेदार जो होते हैं ना, वो दूसरे धर्मों को लेकर के एक नेगेटिव धारणा अपने मन में बैठा लेते हैं ना, इस तरह से चीजें। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है भैया भेदभाव। भेदभाव तो आपको पता ही होगा, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी है, ठीक है। ये लोग एक ही होंगे लेकिन भैया भेदभाव किया जाता है ना। ये मान लीजिए कि 2 बंदे हैं, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोनों जो है यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, ठीक है। अब दोनों को सैलरी तो मिलना चाहिए भैया यहाँ पर एक जैसा। मान लीजिए कि एक को सैलरी मिल रहा है 30,000, मुझे नहीं पता सीए की सैलरी कितनी होती है, तो दूसरे को भी 30,000 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए एक को 30,000 सैलरी दे रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं यहाँ पर 15,000 सैलरी, है ना, 15K। तो ये तो भैया यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है ना दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों की जो एबिलिटी है, काम जो दोनों कर रहे हैं वो तो सेम है, सब कुछ है ना दोनों का। तो यहाँ पर एक को 30,000 दे रहे हो, एक को 15,000 दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो ये हो गया आपका भेदभाव, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा अनादर करना। एक प्रकार से किसी का अपमान करना होता है, ठीक है, अनादर कर देते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो कई ऐसे जो बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भगवान के समान होते हैं ना। तो अनादर का मतलब एक तरह से अपमान करना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लाइक करते चलिए भैया, लाइक लाइक लाइक। आप बोलते होंगे सर जी लाइक क्यों बोलते हो इतना, तो वो मोटिवेशन बढ़ाता है यार, लाइक करते हो इससे अंदर से एक मोटिवेशन आता है, लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए, 28वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं और आंसर जो आपको पूरा लिखना है वो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है
तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में क्या दे रखा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए समाज सुधार आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, साथ ही साथ उन्होंने जातीय व्यवस्था जो थी, छुआछूत जो था, अंधविश्वास जो था, नशीले पदार्थ जो इस्तेमाल किया जाता था, इसके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया था। उन्होंने बाल विवाह जो होता था ना, कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, उसका भी विरोध किया था। बहु विवाह, महिलाओं की निरक्षरता की, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है, और विविधताएं जो होती थी, इन सब का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न स्थिति पर प्रहार किया उन्होंने। उस समय हिंदू समाज की कथित बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये उस समय की बात है जब लोग धर्म को लेकर के कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हुआ करते थे। तब के टाइम पे ये बंदा आया, राजा राम मोहन राय जी, जिनको तो भैया हाथ जोड़ करके नमन है, लेजेंड बंदे थे यार, ठीक है। इन्होंने अनेक बुराइयों को देखा समाज में और उसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए कि राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं। तो इसका आंसर जो आपको लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है कि राज्यों से यहाँ मतलब है कि देश की बात कर रहा है, ठीक है। राज्यों को डर है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूप से विभिन्न पहचान जैसे भाषा, जातीय, धर्म की मान्यताएं या सामाजिक विखंडन को बढ़ावा देगी और एक सामान्य पूर्ण समाज के निर्माण को रोक देगी। साथ ही विखंडन के डर के अलावा इन मतभेदों को समायोजित करना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य को, एक देश को डर लगता है अगर सांस्कृतिक विविधता रहती है, इससे देश के टूटने का खतरा है, ठीक है। एक अच्छा समाज यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु होते हैं, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, आज नागरिक समाज संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। जो आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या यहाँ पर प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है आज के टाइम पे। तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ वगैरह की बात कर रहा है और संस्थाओं का समुच्चय जो नागरिकों के हितों और इच्छा को प्रकट करता है। एक समाज में व्यक्ति और संगठन जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं, ये गवर्नमेंट का नहीं होते बॉडी, ये अलग होते हैं, ठीक है। आपके एनजीओ होते हैं ये सब ना, ये क्या करते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रील्स वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह जो होते हैं उस पे, या फिर वीडियो वगैरह में यूट्यूब पे देखा होगा कि जो एनजीओ वगैरह होते हैं वो गरीब लोगों को खाना देते हैं, ठंडी के टाइम पे कंबल, कपड़े वगैरह देते हैं, गर्म कपड़े, है ना। टाइम टू टाइम ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे कि जनता का भलाई हो सके, ठीक है। सरकार से जुड़े नहीं होते हैं ज्यादातर टाइम, ये फ्रीली वर्क करते हैं और इनको डोनेशंस वगैरह मिलता है नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे भी, यानी देश के अंदर से भी लोग इनको पैसा देते हैं एनजीओ वगैरह को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, और बाहर से भी फंडिंग आती है, ठीक है, विदेशों से भी इनके पास पैसा आता है, जो कि काफी अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ये आज भी प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। 31वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों ने क्या ऐसी भूमिका निभाई, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जब ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी तो उस टाइम पे जो नगर हुआ करते थे, सिटी हुआ करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे आपका ब्रिटिश एम्पायर का जो इकोनॉमी था उसके अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा जो अंग्रेजों के टाइम पे जो शहर डेवलप भी हुए थे, जो जगह डेवलप भी हुए थे, वो शहर ही थे मोस्टली हमारे, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जगह ही डेवलप हुए थे। ऐसा क्यों होता था उस टाइम पे, क्योंकि ये इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका जैसे कोलकाता है, इधर साइड पड़ जाता है आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये समुद्र से लगा हुआ है। इससे क्या होता है, यहाँ से सामान दूसरे देश में भेजना और दूसरे देश से यहाँ पर लाना काफी आसान हो जाता है। चेन्नई भी आप देखेंगे तो आपका समुद्र से लगा हुआ है ना। आपका इधर मुंबई देखेंगे वो भी समुद्र से लगा हुआ है। दिल्ली तो आपका राजधानी हुआ करता था, खैर। तो इस तरह से तो राजधानी वैसे अंग्रेजों के टाइम पे कलकत्ता हुआ करता था, बाद में इसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया था। तो देखिए, शहरों का विकास जो था ना अंग्रेजों के टाइम पे, या कह लीजिए ब्रिटिश साम्राज्य में, बहुत ज्यादा जरूरी था उन्हीं की अर्थव्यवस्था के लिए, ताकि चीजों को वो आसानी से दूसरी जगह बेच सके, दूसरे स्थान पे वहां से भेज सके और दूसरी जगह से अपने यहाँ पर ला सके, यानी इंडिया में ला सके बेचने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और ट्रेड ज्यादा से ज्यादा होगा अगर किसी जगह से, तो उनको डेवलप करना भी जरूरी होगा, क्योंकि भैया इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करते होंगे। आज के टाइम पे भी आप देखते हैं कि शहरों में ज्यादा विकास देखने को मिलता है, गाँव में कम विकास देखने को मिलता है।
ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहर जो होते हैं, शहरों में भी खास करके जो तटीय शहर होते हैं, जैसे आपका चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे जगह ज्यादा डेवलप आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड करना काफी आसान होता है। क्लियर? तो वही चीज आपका अंग्रेजों के टाइम पे भी था। ब्रिटिश साम्राज्य में अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका ऐसी थी कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों को प्राथमिकता दी गई। यहाँ से प्राथमिक वस्तुओं का आसानी से निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था और यहाँ पर निर्मित वस्तुओं का सस्ते में आयात भी किया जाता था, यानी कि इंपोर्ट किया जाता था सस्ते दामों पे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट रोल डिड सिटीज प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण किस प्रकार हुआ। यानी कि जब ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इससे क्या हुआ, भारत के कुछ एरिया में या कुछ आप कह लीजिए क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो उद्योग थे उसमें हमें जो है सो कि कह लीजिए उनका डाउनफॉल आ गया एक तरह से, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए भारतीय उत्पाद एवं निर्माण में गिरावट आया क्योंकि भैया यहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। जो चीजें इंडिया में 10 रुपए में बन रही थी वही चीज आपका ब्रिटेन से जो आ रहा था वो 2 रुपए में आ जा रहा था। तो भैया इंडिया का जो यहाँ पर जनता है, पॉपुलेशन है, उसको तो सस्ते में सामान चाहिए, तो भैया वो 2 रुपए में खरीदेगा ना, 10 रुपए में क्यों खरीदेगा। बेशक आपका स्वदेशी है तो वो 2 रुपए में खरीदेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, भारतीय उत्पाद एवं निर्माण में गिरावट देखने को मिला ब्रिटिश औद्योगिकीकरण से, ठीक है, भारत के अंदर। साथ ही साथ परंपरागत रेशम और कपास उत्पादन निर्यात में कमी और इस उद्योग को हानि हुई। यानी कि जो परंपरागत रूप से रेशम और कपास उत्पादन था वो उसका जो निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में, उसमें कमी देखने को मिली। और ये जो उद्योग था, ये जो आपका इंडस्ट्री था, इसके अंदर लॉस काफी देखने को मिला, ठीक है। हथकरघा उद्योग को नुकसान हुआ। साथ ही साथ भारत के पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन हो गया, जो परंपरागत जो नगरीय केंद्र थे। और क्या देखने को मिला, राजसभाओं का विघटन होने से उनके संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोग का पतन देखने को मिला। अब जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद होने लगेगा, उनका काम कम होने लगेगा, तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी पतन होने लगेगा, उनको भी जो है सो कि वापस से गरीबी में जाना पड़ेगा, क्योंकि काम ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है ना। जो आपके भारतीय कारीगर थे उनका कृषि की ओर पलायन देखने को मिला, क्योंकि भैया फैक्ट्री वगैरह बंद हो रही थी, अब उनके पास कोई काम बचा नहीं, क्योंकि भैया वो एक कारीगर थे, कोई फैक्ट्री में लगा है, कोई अच्छा खासा नक्काशी कर रहा है, पारंपरिक काम कर रहा है, तो ये सब काम तो भैया बंद हो रहा है। अब क्या करें भैया, जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना है ना, झक तो नहीं मारेंगे बैठे बैठे, पैसा तो कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको वापस से कृषि की ओर जाना पड़ा और फार्मिंग के सेक्टर में ही वापस से काम करना पड़ा। तो ये सारा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण किस प्रकार से हुआ या किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि हाउ डिड ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इंडस्ट्रियल इरोजन इन सम एरियाज ऑफ इंडिया करके। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन नंबर डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड घ भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बोले तो दीर्घोत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके, ये बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे 6 नंबर वाले होने वाले हैं। और इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 200 शब्दों में कम से कम लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए 33वें के ए में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। जो आपका कास्ट है, जाति है, वो एक भेदभाव वाली व्यवस्था है। तो बिल्कुल सही है भाई। इसके बारे में कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंदर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। साथ ही साथ जन्म जाति पदानुक्रम में एक व्यक्ति की स्थिति तय करता है। यानी कि भैया एक व्यक्ति की स्थिति क्या होगी वो आपका जन्म के अनुसार ही पता चल जाएगा। मान लीजिए कि एक बंदा जो है कुम्हार में पैदा लिया, ठीक है, कुम्हार जाति में पैदा लिया, तो इसका मतलब क्या है, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि भैया वो गूगल का सीईओ बन सकता है, सुंदर पिचाई जी के जैसा, तो वो बन नहीं पाएगा क्या। तो ये चीजें यहाँ पर खराब देखने को मिलता है हमें, है ना। तो यहाँ पर जन्म के आधार पर आपको ये चीज दे दिया जाता है कि हाँ तुम क्या काम करोगे। यहाँ पर बताया भी गया है कि जाति पदानुक्रम में सामाजिक स्थिति व्यक्ति के लिए पेशा तय करता है कि हाँ भैया आपका जो समाज में क्या पेशा होगा वो जाति के आधार पर यहाँ पर फिक्स किया जाता है, ठीक है। आगे बताया गया है कि जाति को एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि सभी इंसान एक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के कारण लोगों को नीचा ऊंचा माना जाता है कि हाँ भैया ये व्यवस्था है, तुम ऊंची जाति के हो, मैं नीची जाति का हूँ, इस तरह से तुम अच्छे हो गए, मैं खराब हो गया। तो इसीलिए इसको एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था भी
माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि कास्ट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, टेल अबाउट। ठीक है, तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 33वें के बी में क्या क्वेश्चन है कि जाति से आप क्या समझते हैं, जाति और वर्ण में आपको अंतर बताना है। तो देखिए जाति क्या होता है, एक संस्थागत व्यवस्था है। अंग्रेजी शब्द जाति जो है पुर्तगाली शब्द कास्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध नस्ल। ठीक है, ये हो गया जाति। अब जाति के बारे में कुछ और चीजें बताई गई है। शाब्दिक अर्थ शुद्ध नस्ल होता है, जन्म के आधार पर हमें जाति देखने को मिलता है, कठोर नियम होते हैं, अनेक जातियां होती हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, इसके अंदर शाब्दिक अर्थ रंग होता है इसका। ठीक है, और कर्म पर आधारित होता है वर्ण, लचीला होता है, 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करके, है ना। इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ना करके, है ना। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 34वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन पुरुष समाज सुधारकों द्वारा प्रारंभ किया गया। उपयुक्त उदाहरण के साथ यहाँ पर चर्चा कीजिए। देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए जो चलाए गए आंदोलन थे वो पुरुष समाज सुधारकों द्वारा ही प्रारंभ किए गए, है ना। वैसे पुरुष समाज सुधारक जो भैया समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, जैसे भैया यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात बताई गई है, जो कि सती प्रथा और ब्राह्मण समाज की स्थापना को लेकर के यहाँ पर काफी विरोध कर रहे थे, ना। और दयानंद सरस्वती जी की बात की गई है, जो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं। ज्योतिबाई फुले जी की बात की जा रही है, जाति और लिंग भेदभाव के लिए वो बात की है इन्होंने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात की इन्होंने। सर सैयद अहमद खान जी है, जो कि मुस्लिम समुदाय में सुधार आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ये लेजेंड लोगों का नाम है, ध्यान रखिएगा, जो बहुत महान लोग रहे हमारे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर। ये अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ के ऊपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या को लेकर के, जनसंख्या दर को लेकर के इस तरह से यहाँ पर ये पैराग्राफ अनुच्छेद दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर 35वें के अ में पूछा गया है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मॉल्थस ने कौन से कृत्रिम और प्राकृतिक निरोध बताए। तो उन्होंने बताया कि निवारक जांच, विवाह, यौन संयम और ब्रह्मचर्य आदि को स्थगित जो है सो कि करना चाहिए, और सकारात्मक जांच, अकाल और रोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं ना। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला है भैया, उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने मॉल्थस की आलोचना की, ये आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए मॉल्थस ने अपने सिद्धांतों के लिए मार्क्सवादियों और उदारवादियों की आलोचना की। देखिए मॉल्थस जो थे उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए मार्क्सवादी लोग जो थे और उदारवादी थे उनकी यहाँ पर आलोचना कर दी, और यहाँ पर उदारवादी और मार्क्सवादी जो थे विद्वान उन्होंने मॉल्थस की आलोचना कर दी। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। खैर आगे देखिए बताया गया है खाद्य उत्पादन की और जो सो कि जनसंख्या वृद्धि के बावजूद वृद्धि के मानकों के रूप में यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। गरीबी और भूखमरी के कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के असमान वितरण के कारण हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। और सेम आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पैराग्राफ दिया गया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से पूछे गए और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।